डियर व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम। मेहरान केमिस्ट चैनल पर हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मेहरान असलम आपका ट्यूटर। यहाँ पर हम इंटरमीडिएट का कोर्स सबसे पहले शुरू करेंगे, तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। यानी थर्मोकेमिस्ट्री में हीट चेंजेस किस में आएगा कि जो हीट चेंजिंग ड्यूरिंग रिएक्शन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपको कि हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन से हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। अब इसका मुताला इसलिए कि हर जो सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है उसके पास एनर्जी होती है। Every substance that exists have energy या possess energy possess करता है, और हर जो सब्सटेंस है उसके साथ डिफरेंट एनर्जी जो है वो एसोसिएट है। जब डिफरेंट एनर्जी एसोसिएट है तो फिर कभी भी रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगी और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के बराबर नहीं होगी। और जब रिएक्शन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो एनर्जी कम है या ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में जाना है तो वो क्या करेंगे, अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो एनर्जी खारिज करनी पड़ेगी। यानी रिएक्शन के दौरान जो है वो एनर्जी खारिज भी होती है और जज़ब भी होती है, यानी इवॉल्व भी होती है और अब्जॉर्ब भी होती है। ठीक है, यानी थर्मोकेमिस्ट्री में जो एनर्जी चेंजेस है रिएक्शन के दौरान वो आपको पता चला क्यों एनर्जी चेंजिंग होती है, क्योंकि हर सब्सटेंस की क्या है एनर्जी, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, सब्सटेंस है। तो अगर एक ही ज़्यादा हो गई है उसमें कन्वर्ट होना तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनर्जी इन्वॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। आगे हमारी हेडिंग है हीट ऑफ रिएक्शंस। हीट ऑफ रिएक्शन में बेसिकली जो रिएक्शन की हीट है कि रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व्ड। अब अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं हीट ऑफ रिएक्शन और कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों सेम है। दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो बेसिकली ये है कि इसमें भी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी इवॉल्व या अब्जॉर्ब यानी रिलीज और अब्जॉर्ब यानी खारिज होना और जज़ब होना, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ये अमल जो रिएक्शन के दौरान एनर्जी खारिज हो रही है और जज़ब हो रही है और ये अमल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दो तरह का है, एक्सो भी होता है एंडो भी। यानी अगर वो एनर्जी खारिज करेगा तो एक्सो, अगर अब्जॉर्ब करेगा तो एंडो। तो इसलिए एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव के लिए एक्सो और पॉजिटिव के लिए एंडो। अब एक्सो और एंडो क्यों आया एंथैल्पी के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हम नेक्स्ट 2-3 मिनट बाद आगे जब हम प्रोलॉन्ग जो अपने कंटिन्यू करेंगे इसे तो नेक्स्ट हम इसका डिटेल से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ये लिखा भी हुआ आपके सामने, लेक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी एग्जांपल हैं एंथैल्पी की कि जो वाटर फॉर्मेशन है जब H2 और O2 आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर बनता है तो ये इस अमल के दौरान जो वाटर है इसकी एनर्जी कम है H2 और O2 से। इसलिए जब H2 O2 वाटर में कन्वर्ट हुए तो उसने एनर्जी क्या की, खारिज की। तो ये खारिज कितनी एनर्जी हुई, -285.5 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एंथैल्पी है कि जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जाते हैं कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी खारिज करेंगे तो हम उसके लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। एनर्जी रिलीज होने के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं और डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। दूसरी एग्जांपल है N2O2। जब N2 और O2 कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन होती है NO की, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और ये इसके दौरान वाला क्या होता है कि जो N2O2 है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कितनी, +180.5 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हुआ क्यों हुआ है कि N2 और O2 दोनों जो हैं ये रिएक्टेंट हैं और इन रिएक्टेंट की एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, NO के मुकाबले में। तो जब इन्होंने NO में कन्वर्ट होना है तो ये एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कौन सा साइन लगेगा, एडिशन वाला पॉजिटिव साइन लगेगा आसानी से। और जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, एंथैल्पी चेंज किसमें आएगी, पॉजिटिव में। और ये रिएक्शन कौन से देते हैं, एंडो। अब एंडो और एक्सो में क्या फ़र्क है वो हम पढ़ते हैं। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस भी कह सकते हैं इसे।
अब जो एक्सोथर्मिक है इसमें बेसिकली हीट जो है इवॉल्व होती है, खारिज होती है ड्यूरिंग रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन हो, एनर्जी जो है रिलीज हो या इवॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, अब्जॉर्ब हो, जैसे इसमें हमने कहा था कि भाई प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो इन्हें अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या हो, रिएक्शन के दौरान अब्जॉर्ब होना कंडीशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये हमने लिखा है कि जो एथाल्पी रिएक्टेंट की है और एथाल्पी प्रोडक्ट की है। जो एक्सोथर्मिक है उसमें एथाल्पी रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, ये समझ रहे हैं, एथाल्पी रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। इसका वही मतलब है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। एथाल्पी यानी एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एनर्जी की फॉर्म है ना, तो हम एथाल्पी को क्या कह सकते हैं, एनर्जी। तो रिएक्टेंट की जो हीट कंटेंट है या एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक में ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की में कम होती है। इसी वजह से वो खारिज करता है और साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। इसी तरह जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट जो है रिएक्टेंट की वो कम है, हीट जो है प्रोडक्ट की, यानी हीट क्या है, एथाल्पी है, ये बेसिकली जो है इसका साइन है वो एथाल्पी का है, यानी एथाल्पी जो है रिएक्टेंट की कम है एथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, यानी एथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट से। ये किस तरह हुई कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी एनर्जी जो है एंडोथर्मिक में ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की कम होती है, इसीलिए N2O2 ने क्या किया, अब्जॉर्ब की और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसमें भी होते हैं कि बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं, लेकिन एक्सोथर्मिक में ज़्यादातर नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ग्रेटर देन ब्रेकेज, ब्रेकेज से ज़्यादा इसके बॉन्ड बनते हैं। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इसलिए ज़्यादा बनेंगे क्योंकि जब कोई रिएक्शन एनर्जी खारिज करेगा तो वो स्टेबिलिटी में कब आएगा, स्टेबिलिटी में कैसे आएगा कि जब भी कोई एनर्जी जितनी चीज़ की कम हो, चाहे वो बॉन्ड हो, तो वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए एक्सोथर्मिक किससे फेवर करता है, नंबर ऑफ ग्रेटर बॉन्ड फॉर्म्ड। और जो एंडोथर्मिक है उसमें एनर्जी जज़ब होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसलिए उसमें एंडोथर्मिक में नंबर ऑफ ब्रेकेज क्या होती है, ग्रेटर होती है देन बॉन्ड फॉर्मेशन से। अब एक्सोथर्मिक में जो टेम्परेचर है वो सिस्टम का राइज करता है, वो राइज करेगा देन ही उसे जो एनर्जी है टेम्परेचर वो मूव करेगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, वो सिस्टम से किसकी तरफ टेम्परेचर जाएगा, सराउंडिंग की तरफ। और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, इसलिए वो सराउंडिंग से एनर्जी क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ये वही बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, इसलिए वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। इसमें अगर आपको नजर आ रहा है तो प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, इसलिए वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अब एक जनरल क्वेश्चन है कि हमने इतना थर्मोकेमिस्ट्री को समझने के लिए टर्में क्यों पढ़ी, तो थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ अहमियत है जिसको मैंने कहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली हमें बताती है हीट या एनर्जी कंटेंट ऑफ द कंपाउंड या रिएक्शन के बारे में बताती है। और ये जो हीट कंटेंट है या एनर्जी है किसी भी बॉन्ड की या कंपाउंड की, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन एनर्जी की देती है थर्मोडायनामिक्स बेसिकली। तो जो थर्मोडायनामिक्स की जो हीट एनर्जी की इंफॉर्मेशन है ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है हमारे लिए, किसके लिए, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, और दूसरा बॉन्ड की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए, यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन, ब्रेकेज के लिए ये अहमियत है इसकी इंफॉर्मेशन एनर्जी की, और दूसरा इक्विलिब्रियम की। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हीट जो कंटेंट है थर्मोकेमिस्ट्री का, उसमें बुनियादी तौर पर क्या ये किस तरह हेल्प करते हैं हमें बॉन्ड में। तो बॉन्ड में किस तरह, अगर हम एनर्जी का थर्मोकेमिस्ट्री यानी हम पढ़ेंगे तो एनर्जी का मालूम होगा, कितनी एनर्जी काउंट करेंगे तो हम उसका बता सकते हैं कि बॉन्ड कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी है। और इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी काउंट करने के लिए थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री बहुत अहमियत रखती है। अगर हम एनर्जी ज़्यादा कर दें किसी की, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दैन क्या होगा, दैन रिएक्टर प्रोडक्ट की अगर हम एनर्जी ज़्यादा कर दें, हीट ज़्यादा कर दें, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम किसी एक साइड में मुतासर करेंगे रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को, तो ली शैट्रे के मुताबिक वो क्या होगा, शिफ्ट होगा।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा या प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की तरफ, अगर हम अप्लाई करते हैं अदर रिएक्टेंट और अदर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम को ये क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर हमें पहले ही मालूम हो तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, केसी भी मेजर कर सकते हैं आसानी से, और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड की इंफॉर्मेशन के मतलब भी हमें क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं। अब ये है कि फिर इसके डीमेरिट्स, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जितना मैं अहमियत